के मेवात में बड़ा बवाल हुआ है। यहाँ नूह में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव फैल गया है। उपद्रवियों ने जमकर पथराव और आगजनी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने चौकी भी फूंक दी। हिंसा के दौरान एएसआई को भी गोली लगी है। पुलिस और उपद्रवी आमने सामने हैं। नूह में पथराव, हिंसा और आगजनी की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई, दो गुटों में आपस में भिड़ंत हुई और देखते ही देखते वहां पर पूरी तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गाड़ियों में आगजनी भी की गई। कुछ देर पहले की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। भयावह मंजर वहां पर नूह में इस वक्त नजर आ रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी हालांकि इस इलाके में की गई है तनाव को देखते हुए। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। नूह में इस वक्त स्थिति कितनी भयावह है, इन तस्वीरों को देखकर वहां का मंजर समझा जा सकता है। देखिए किस तरह से उपद्रवियों ने गाड़ियों तक को अपना निशाना बनाया है। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ियों पर पथराव हुआ, चलती गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा था, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं वहां से। लगातार जी न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। नूह में देखिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां आपको धू धू कर जलती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और लगातार वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई, अचानक से ये मामला बढ़ता चला गया। इस विवाद ने तूल पकड़ लिया, दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और आदित्य प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, सबसे पहले तो वहां के ताजा हालात पर अपडेट दीजिए। बिल्कुल, बहुत प्रयासों के बाद तमाम लाठी डंडों और पथराव के बीच से हम निकलकर नल्हड़ मंदिर पहुंचे हैं, जहां से शोभा यात्रा शुरू होनी थी। ये शोभा यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सामने आप गाड़ियां देख रहे हैं, लगातार सैकड़ों गाड़ियां यहां पर खड़ी थीं, जिन गाड़ियों कर दिया गया। आसमान में सिर्फ आग का धुआं ही दिखाई देगा और धमाकों की आवाज लगातार आ रही है। यहां पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन सभी गाड़ियों को तोड़ दिया गया और उसके बाद अभी भी यहां पर आप देखिए, यहां पर हजारों लोग इस मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। कई लोग घायल हुए, जिनको अब पुलिस ने रेस्क्यू करना शुरू किया है। यहां पर देखिए एक व्यक्ति के जिसको यहां पर गोली लगी थी, उसको अब यहां से पुलिस जो अंदर से आई है वो रेस्क्यू कर रही है। ये देखिए एक घायल व्यक्ति है, वो देखिए वहां से लगातार वो जो उन्मादी उग्र भीड़ है वो वहां से हूटिंग कर रही है। ये देखिए इस व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस अब पहुंची है, अब रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति शोभा यात्रा में यहाँ पर आया था उसके गोली लगी है। देखिए अभी भी वहां पर वो उग्र भीड़ लगातार हाथ में डंडे हुए हैं। यहीं से ही फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी और लगातार यहां से ही हमले हुए थे। खेतों के बीच से लोग पहुंचे थे, पहाड़ियों पर लोग चढ़ के खड़े हुए थे और अभी ये लगातार यहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं, जो यहां पर लोग बता रहे हैं, महिलाएं यहां पर फंसी हुई हैं। आप यहां पर व्यवस्था में थे, क्या हुआ था, कैसे घटनाक्रम शुरू हुआ था? जैसा कि हमारा 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से हमारा यात्रा को मंदिरों में जाना था। 3 से 4 मंदिर हम थे कि बीच में उन्होंने हमारी 3 बसों को रुकवाया और आगजनी, जिसे बोलते हैं, आग के हवाले करा। बिल्कुल आदित्य, तो मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह आपको वहां का ताजा हाल दिखा रहे हैं। आप देखिए जहां तहां आप देखेंगे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का वहां पर माहौल है, बेहद तनावपूर्ण माहौल वहां पर फिलहाल बना हुआ है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती है। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। नजर रखिएगा। आदित्य, लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, हरियाणा के मेवात में शोभा यात्रा के दौरान भारी हिंसा हुई। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस दौरान एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली लग गई। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपसे फिर एक बार अपील की है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते शांति बहाल करने में मदद करें, कानून को हाथ में ना लें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये आज मेवात के नूह की हकीकत है।
कुछ देर पहले यहाँ बजरंग दल अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा था, लेकिन एक बार फिर पत्थरबाजों और दंगाइयों ने कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई तो कहीं लोग कार से बाहर निकलकर भागने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। गाड़ी हमारी तहस नहस कर दी, पर तीन घंटे हो गए। कौन लोग थे, कौन दिख रहे थे? ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो ने झगड़ा किया है। किस बात का झगड़ा किया? हमारा तो किसी से कोई विवाद ही नहीं है। हम लोग उस यात्रा में भी नहीं थे। हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा कोई यात्रा से अगर उनकी कोई लड़ाई है, यात्रा वालों से लड़ाई है, यात्रा वालों पर विरोध करना था उनका आमजन का विरोध करने का क्या मतलब है? ये सामने शायद ये तस्वीरें ना ही नूह ने कभी देखी होंगी, ना ही शायद ये हरियाणा ने कभी सोचा होगा कि कोई ऐसी धार्मिक यात्रा के बाद ऐसा पथराव होगा। और ये जलती हुई गाड़ियां, ये पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह है जिसके सामने ये गाड़ियां जल रही हैं। और शायद ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद यहाँ हालात तनावपूर्ण हो गए। इससे पहले के हालात और खराब होते पुलिस भी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच गई। आप देख रहे हैं परिस्थिति, इससे अधिक मैं कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं। क्या कुछ अंदर आप गई, वहाँ पे नॉर्मल हुई है स्थिति अभी? मैंने आपको बताया ना, मैं मिड ऑफ द क्राइसिस में आपको क्या बताऊं। मुझे हैंडल करने दीजिए, फिर आराम से आपको जो चाहिए बता दूंगी। आसपास से अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, प्लीज सॉरी। पुलिस ने इस बीच हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़ की। आप ये तस्वीरें देखिए, सामने यहाँ पे पथराव हो रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कैमरा सहयोगी देखिए, पुलिस पे सामने से पथराव किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये वाकई में वो कायर भीड़ है, किस तरीके से ये जो भीड़ है पुलिस पे पथराव कर रही है। पुलिस जब आक्रामक हुई और दोनों तरफ ये भीड़ आपको दिखाई देगी, दोनों तरफ ये भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। पुलिस जो है पूरी भीड़ को तितर बितर करने के प्रयास में है और पूरी भीड़ सड़कों पे है। किस तरीके का हिंसक माहौल जो है वो बनाया गया होगा। आप सोचिए कि लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग छतों से पथराव कर रहे हैं। यहाँ पुलिस पार्टी पर हमला बोला गया। इस बीच एक एएसआई को भी गोली लगी है। फिलहाल जो एक पुलिसकर्मी है उनको लेके जाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे घायल हुए हैं। और ये जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पे आगजनी हुई है। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा जो है कुछ ही घंटों में इतनी भयानक हुई है कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इस समय पुलिस और भीड़ दिखाई दे रही है। आप ये तस्वीर, शायद ये तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो स्वयं से उठने की स्थिति में नहीं है, भयंकर तरीके से घायल हुए हैं। वाकई में बहुत यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर बहुत बुरी बनी हुई है। सवाल है कि मेवात में नफरत की आग किसने फैलाई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और हालात काबू करने की कोशिश कर रही है। नूह से आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ने आतंकवाद की जो नर्सरी अपने मुल्क में लगाई है, अब वही नर्सरी उसके लिए नासूर बन गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कल एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 150 लोग घायल हैं। वैसे धमाका तो पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में हुआ था, लेकिन इससे चीन डर गया है। दरअसल कल चीन के उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर आए और उनके आने से 3 घंटे पहले ही धमाका हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान में आतंकी धमाका पाकिस्तान से ज्यादा चीन को संदेश है। चीन के डिप्टी पीएम का पाकिस्तान में धमाके से किसने किया स्वागत? पाकिस्तान ने आतंकवाद की जो फैक्ट्री बनाई, अब नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार शाम 4 बजे एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में धमाके की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। ये धमाका पाकिस्तान के बड़े नेता फजलुर रहमान की पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ था। धमाके के बाद उस जगह जो मंजर था वो बिना ब्लर किए हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जहां तहां शव और शवों के टुकड़े पड़े हुए थे। धमाका इतना जोरदार था कि एक झटके में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौड़ में हुए धमाके की टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं।
चीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही लिफेंग रविवार को ही इस्लामाबाद पहुंचे और उनके पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इस्लामाबाद से 260 किलोमीटर दूर बड़ा धमाका हो गया। चीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इस्लामाबाद आना और खैबर पख्तूनख्वा में धमाके का एक कनेक्शन भी है। दरअसल ही लिफेंग चीन के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने की सालगिरह मनाने पाकिस्तान आए हैं। सीपीईसी और बीआरआई दोनों ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट का काम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चल रहा है। चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इस निवेश का बड़ा फायदा चीन को ही हुआ है। चीन के सीपीईसी, बीआरआई दोनों ही प्रोजेक्ट से खैबर पख्तूनख्वा के लोग नाखुश हैं। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद आतंकी संगठन शायद धमाकों से चीन को संदेश देना चाहते हैं कि वो सीपैक और बीआरआई की सालगिरह ना मनाए, नहीं तो इसकी बरसी मनाने के लिए तैयार रहना होगा। सीपीईसी और बीआरआई प्रोजेक्ट को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग चीनी अतिक्रमण मानते हैं और इसी वजह से वहां पिछले कुछ वर्षों में प्रोजेक्ट से जुड़े चीनी अधिकारियों पर कई हमले हुए हैं। हालांकि इस बार खैबर पख्तूनख्वा में हमला चीन के अधिकारियों पर नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी पर था। लेकिन धमाके की टाइमिंग से अंदेशा है कि संदेश चीन को ही देने की कोशिश की गई है। आजकल सीमा और अंजू चर्चा में है। इस तरफ सीमा तो उस तरफ अंजू। जहां एक तरफ सीमा, हैदर और सचिन अपने घर में ही कैद हो गए हैं, तो वहीं अंजू पाकिस्तान में बेपनाह तोहफे मिल रहे हैं। सवाल है कि क्या अंजू के साथ पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही है या फिर कहानी कुछ और है? कहीं तस्वीरें और हकीकत एक दूसरे से अलग तो नहीं? पाकिस्तान की दुल्हन अंजू का ब्राइडल लुक, शानदार दावत, एक प्लॉट, एक मकान, तोहफों की झमाझम बरसात। अंजू, कुछ तो गड़बड़ है। भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंची अंजू के तेवर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही अंजू की ब्राइडल लुक वाली तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। शादी के लहंगों में फातिमा उर्फ अंजू मुंह पर मास्क लगाए हुए है। उसके बगल में बैठा नसरुल्ला इधर उधर देख रहा है, खामोश है। अंजू भी नजरें झुकाए बैठी है। इस बीच अंजू पर तोहफे लुटाए जा रहे हैं। उसे 10 माले का प्लॉट, 40 लाख का फ्लैट और चेक भी दिया गया है। यही नहीं, फातिमा नाम रखने का मतलब है उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने अपनी बेटी की हरकतों से नाराजगी तो जताई, साथ ही उससे आखिरी बार बात करने की इच्छा भी रखी। शायद अब उन्हें अपनी बेटी की चिंता सता रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं अंजू से आखिरी बार बात करना चाहता हूं कि आखिर उसने ये कदम उठा कैसे लिया। मुझे ये जानना जरूरी है कि आखिर वो वहां कैसी है। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू की बॉडी लैंग्वेज में पूरी तरह बदलाव आ गया है। पाकिस्तान भले ही पाई पाई को मोहताज हो, लेकिन भारत से पाकिस्तानी अंजू पर पूरी तरह से मेहरबान है। पाकिस्तान में उसे घर जैसा एहसास कराया जा रहा है, जबकि वो 2-3 दिन में भारत लौटने की बात खुद जी न्यूज को बता चुकी थी। हालांकि 22 जुलाई को अंजू ने वाघा सीमा पार करते हुए अपने प्रेमी नसरुल्लाह के देश में एंट्री कर ली और अब नहीं पता कि वो कब भारत लौटेगी। वहीं पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत भागकर आई सीमा, हैदर और सचिन के घर के बाहर अंग्रेजी में लिखा एक कागज चस्पा है, जिस पर यह लिखा है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। पोस्टर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी और नीचे लिखा हुआ है मीना फैमिली। बाहर पुलिस का सख्त पहरा है तो भीतर सीमा, सचिन समेत 8 लोगों का परिवार तंग हाल है। घर में राशन तक नहीं बचा है। आसपास के लोग उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं।
किसी भी कहीं पे मदद बनेगी वैसी करेंगे, अभी तो कोई ऐसी मदद है ना रही। बिल्कुल सब बढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल उनकी बरादरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। कुछ ना कुछ इनकी आर्थिक मदद की जाए। हमारे गांव बस्ती के लोग हैं वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो काफी 2-3 महीने से घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो खाने पीने की दिक्कत तो आई, जो कि कमाने वाला ही नहीं है। जाहिर है अंजू हिंदुस्तानी और सीमा पाकिस्तानी की जिंदगी अब पहले की तरह नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा हैदर के पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर बवाल शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आई हैं जिससे देखकर सुनकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के टूटने का डर फैल गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जैसे शहरों में चर्चा है कि जल्द ही 1971 का रिपीट टेलीकास्ट होगा और जैसे बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन गया, सेम टू सेम वैसे ही बलूचिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान में हल्ला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है और इसकी वजह है बलूचिस्तान पर पाकिस्तान से आ रहे बयान। इस्लामाबाद से लाहौर तक सड़कों और चौराहों पर बात हो रही है कि 52 साल बाद पाकिस्तान का एक और बंटवारा तय है। पाकिस्तान के डर की वजह है बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार की पीएम डॉक्टर नायला कादरी, जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और यहाँ की सरकार से मदद मांग रही हैं। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार भारत से मदद मांग रही है। बलूचिस्तान की जनता ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्सर पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं और एक साथ 2 मोर्चे पर निपटने के बाद पाकिस्तान की सेना और अवाम दोनों बौखलाए हुए हैं। 76 साल से पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की मांग को बर्बरता से कुचल रही है। उसी से तंग आकर अब बलोच फाइटर्स ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस्लामाबाद में सबको एक बार फिर 1971 का डर सता रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान भी आजाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की। आज की रात चंद्रयान 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब से करीब 6 से 7 घंटों के बाद भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होगा। चंद्रयान पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके चांद के रूट पर निकल जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 दिन बाद चांद के चक्कर लगाता हुआ मिलेगा भारत का चंद्रयान। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज की रात इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें एक बार फिर चंद्रयान की ओर टिक जाएंगी, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए एक और महत्वपूर्ण फेज आने वाला है। दरअसल चंद्रयान 3 पृथ्वी के कक्षा में अपनी आखिरी परिक्रमा पूरी करने के बाद आज रात ही चांद की ओर रवाना हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात 12 से 1 बजे का समय तय किया है। उसी दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्टर्स को स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में भेजने को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान 3 के इंजन के पावर को अभी के मुकाबले और बढ़ाया जाएगा, जिससे चंद्रयान की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी चंद्रयान जब पृथ्वी की कक्षा के सबसे करीब वाले पॉइंट पर होता है तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जब वो पृथ्वी की कक्षा से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब चांद की ओर रवाना होते वक्त स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा करनी पड़ेगी और इसी बढ़ी हुई स्पीड से चंद्रयान चांद की ओर रवाना हो सकेगा। इसरो के मुताबिक ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने में 28 से 31 मिनट का समय लग सकता है। आज रात चंद्रयान 3 चांद की ओर रवाना होने में कामयाब हो गया तो उसे चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में 6 दिन का वक्त लगेगा। मतलब 6 अगस्त को भारत का चंद्रयान चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री कर जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान फिर चांद की परिक्रमा शुरू कर देगा और कई चक्कर लगाएगा। इस दौरान हर चक्कर के बाद चंद्रयान और चांद के बीच की दूरी कम होती जाएगी। कई चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। तब देश की नहीं
बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.